नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी ध्युवर पर। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 2 होने वाला है और आज के जो क्लास का जो विषय है वो रहने वाला है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास सामान्य ज्ञान अर्थात आपका जीके है वो कर चुका है, और नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाइए इसी चैनल पर डला हुआ है क्लास नंबर पहले फर्स्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा को देखिएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिएगा जो आप लोगों का जो विषय है सामान्य ज्ञान, उसमें से 20 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसका भी जितने भी टॉपिक है आपके सामान्य ज्ञान का उसका भी हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो भी करते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो ताकि आप अच्छे से कर पाओ इसलिए। ठीक है, जो आज के जो सामान्य ज्ञान के क्लास है उसका जो टॉपिक है उसको देखिएगा तो भारतीय शासन व्यवस्था को देखना है, अर्थात हमारा भारत को जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से संचालित होता है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वो तो सबसे पहले देखिएगा ना तो हम लोग थोड़े से जो थ्योरी है उसको कर लेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था आपका जो सिलेबस का टॉपिक है उसमें, और थोड़ी सी हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो एमसीक्यू है वो करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी समझ आपके में भी बैठनी चाहिए, इसलिए हम लोग जो थ्योरी का जो चैप्टर है उसको भी लेके आते हैं, वरना हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाते हैं। तो आपके बेहतर समझ के लिए थोड़े से थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला थ्योरी जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, साथ में मैं भी आपके पढ़ते हुए चलूँगा। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट को देखिएगा। भारत के संविधान में पूर्व एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान के उद्देश्य व आदर्शों की रूपरेखा करती है। दूसरा, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और तीसरा देखिए, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उसके बाद देखिए, नागरिकता, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 सम्मिलित है जिनके भारत की नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्या कहेगा देखिए, भाग 3 मौलिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 सम्मिलित हैं जिनमें मूल अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 32 से 35 नागरिकों को प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहेगा देखिए, नागरिकों को मूल कर्तव्य का उल्लेख है, यह भाग 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में शामिल किया गया। उसके बाद क्या गया, भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय आदि। नेक्स्ट क्या कह गए, भाग 19 प्रकीर्ण, इसमें अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 शामिल है जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। उसके बाद क्या किया गया, भारतीय शासन व्यवस्थापिका और हमारे अधिकार निहित है। नेक्स्ट, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट क्या किया गया, मंत्रिमंडल का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं। उसके बाद संसद के व्यवस्थापिका होते हैं। उसके बाद संविधान में भारत वैध संप्रभुता। उसके बाद भारतीय शासन व्यवस्थापिका में पंचायती राज्य व्यवस्था है। उसके बाद पंचायती व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहेगा देखिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन खुद चुनता है। उसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था उदारवाद के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्या कहेगा, प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन के रूप में लोक लेखा समिति को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का एक लक्ष्य निर्मित, लिखित एवं व्यापक। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस देश का संविधान आधार प्रदान करता है, अर्थात किसी देश का जो संविधान है ना वो आधार, न्यू उसका प्रदान करता है, अर्थात जो पिलर है वो प्रदान करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आ को देखिए, अपराधी को दंड देने का। ऑप्शन ब को देखिए, देश का प्रशासन। ऑप्शन स को देखिए, नागरिकों के बीच संबंधों का। या ऑप्शन द को देखिए, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा, नागरिकों के बीच संबंधों का हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, किसी भी देश का जो संविधान होता है उसका आधार, उसका नींव, उसका जो पिलर होता है ना, उस देश के नागरिकों के बीच संबंधों का, आपसी संबंध जितना अच्छा रहेगा ना उस देश का संविधान उतना ही अच्छा कहलाएगा। तो इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नागरिकों के बीच संबंधों का। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत की संविधान सभा में शामिल थे, अर्थात भारत की जो संविधान सभा है उसमें क्या शामिल था आपको ये बताना है। ऑप्शन अ को देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन ब देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन स देखिए, प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित सदस्य, देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य। और ऑप्शन द को देखिए, जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य। कैसे ये करेक्ट होगा? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, भारतीय संविधान सभा में जो शामिल थे ना, वो जो पहले राज्य के जो विधानसभा थी उसमें जो निर्वाचित जो सदस्य थे उसको, और जो देशी रियासतें थी उसमें से जो मनोनीत सदस्य थे उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन अब उसमें निर्वाचित होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत का संविधान लिखा गया है, अर्थात आपको ये बताना है कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आ को देखिए परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन ब देखिए सभा के सचिवालय द्वारा, ऑप्शन स देखिए सभा के अध्यक्ष द्वारा, या ऑप्शन द देखिए प्रारूप समिति द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, प्रारूप समिति। तो देखिए भारत का जो संविधान है उसको प्रारूप समिति के द्वारा लिखा गया, और कितने दिन में लिखा गया है तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है इस जो संविधान है उसको बनाने के लिए, लिखने के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है वो। ऑप्शन ए को देखिए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ब को देखिए केरल, ऑप्शन स सिक्किम, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर 7 सिक्किम हो जाएगा। कैसे? तो देखिए जनगणना 2011 जब हुआ था तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य था वो सिक्किम था, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत के संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची में है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची, ऑप्शन नंबर ब संघ सूची, ऑप्शन नंबर स समवर्ती सूची, या ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर स समवर्ती सूची हो जाएगा। कैसे? तो देखिए भारत की जो संविधान में जो आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 5 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर स समवर्ती सूची हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब पढ़ते हैं और इसका भी आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। 6 क्या कहता है पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए को देखिए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन ब को देखिए द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन स को देखिए चतुर्थ अनुसूची, या ऑप्शन द को देखिए पंचम अनुसूची। किस अनुसूची में है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपके समझ में आएगा कि इसमें कहा क्या गया है, किस अनुसूची में भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों का विवरण है। तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित राज्य का विवरण अनुसूची 1 में है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ब को देखिए द्वितीय जो अनुसूची है उसमें क्या है, तो द्वितीय जो अनुसूची उसमें विभिन्न पदों के लिए वेतन एवं प्रावधान दिए गए हैं। तो विभिन्न पद का मतलब क्या होता है? तो देखिए भारत के जितने भी बड़े पद है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके, और जो राज्यपाल है उनके, उन सभी के ना वेतन का प्रावधान इसमें दिया गया है अनुसूची 2 में। और अनुसूची 4 में क्या दिया गया है वो जान लीजिए। जो अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन दिया है। उस तो 5वां अनुसूची में क्या है ये भी जान लीजिए। 5वां अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन क्षेत्र एवं नियंत्रण को दिया गया है, जो अनुसूची 5 है उसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 7, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित CRR कैश रिजर्व रेशियो का पालन कर निम्नलिखित में से किस बैंकों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी सभी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी सभी निजी बैंक, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये CRR होता क्या है। CRR का फुल फॉर्म जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है। अर्थात आप लोग ये जान लीजिए जितने भी सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक होते हैं उस सभी बैंक को एक निश्चित अमाउंट RBI के पास जमा करने होते हैं। इसका जो वजह होता है वो क्या होता है कि बैंक कभी भी दिवालिया हो जाए इसका क्या गारंटी, और जितने भी पैसे होते हैं वो जनता के होते हैं। तो इसलिए एक निश्चित अमाउंट जो RBI होता है वो रख लेता है, उसका बैंक का जो अमाउंट होता है उसको, ताकि अगर कोई भी बैंक दिवालिया होता है तो उस बैंक को वो जो पैसे रखे हुए हैं रिजर्व के तौर पे, CRR के तौर पे, तो उसको वो रिटर्न करता है ताकि वो जनता को दोबारा दे सके, ताकि वो दिवालिया ना हो सके। इसलिए एक निश्चित अमाउंट RBI जो रहता है वो रखता है, इसलिए ये CRR कहलाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आ देखिए लंदन, ऑप्शन नंबर बा को देखिए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सा को देखिए जिनेवा, या ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा जिनेवा। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? अर्थात भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बिचौलियों की समाप्ति, ऑप्शन ब को देखिए रैयत सुधार, ऑप्शन स को देखिए भूमि अधिपत्य पर सीमाबंदी, ऑप्शन द को देखिए भूमि श्रमिकों को भूमि दान। क्या सम्मिलित नहीं था ये बताना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा भूमि श्रमिकों को भूमि दान। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भू सुधार जो कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर अ को देखिएगा ना, तो देखिए बिचौलियों की समाप्ति कर दिया गया था जिसमें भू सुधार कार्यक्रम में रैयत सुधार को भी लाया गया था, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। और उसके अलावा देखिए अधिपत्य पर सीमाबंदी था वो भी किया गया था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। कार्यक्रम में ये तीनों के तीनों शामिल था, लेकिन देखिए भूमि श्रमिकों को भूमि दान देना शामिल नहीं था, तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का जो द है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार के थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न 11, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ हो तो ऑप्शन अ को देखिए राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा, ऑप्शन ब को देखिए उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएगा, ऑप्शन स को देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे, या ऑप्शन द राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने और पदभार ग्रहण करने तक पद पर निरंतर बने रहेंगे। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे। कैसे, तो देखिए अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है और उसको पद छोड़ने के पश्चात उसका जो कार्यभार है वो पूरा के पूरा जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति के पास चला जाता है जब तक कि उसका चुनाव होकर के वो पद ग्रहण ना कर ले। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न क्रमांक 12 है ना, उसका पूरा के पूरा प्रश्न पर ही डिपेंड करता है उसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न 12वां पढ़िए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन अ को देखिए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन स भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन द सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अब आपके मन में एक थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर अगर सन को ही लेना था तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। आपका कहना भी सही है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। क्यों होगा ये आंसर, ये मैं बता दूं। देखिए जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था ना, वो आपके जो सबसे फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है ही नहीं। देखिए ऑप्शन ब को देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया है, वो नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर भी नहीं होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर कि इस तीनों की जगह ना अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा होता तो वो आंसर करेक्ट होता। तो इसीलिए अगर वो नहीं दिया गया तो अगर सन दिया गया तो सन वाली जो है ना 9 दिसंबर 1946 वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़िए, उसका आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा। संविधान निर्मात्री सभा परामर्शदाता थे, अर्थात जो संविधान निर्माता जो थे ना उसको परामर्शदाता कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन अ को देखिए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ब को देखिए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन स को देखिए बी.एन. राव, ऑप्शन द को देखिए माउंटबेटन। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा बी.एन. राव। कैसे, तो ये जो बी.एन. राव है ना उसका पूरा नाम क्या है, सर बेनेगल नरसिंह राव है, ठीक है। जो संविधान निर्मात्री जो सभा थे ना उसमें जो परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे वो ऑप्शन नंबर सा बी.एन. राव नियुक्त किए गए थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, अर्थात जो प्रारूप समिति बना गया था ना उसका अध्यक्ष कौन चुना गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी बी.एन. राव, या ऑप्शन ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। देखिए प्रारूप जो समिति थी ना वो संविधान निर्माण के लिए बनाया गया था और उसका जो अध्यक्ष था ना, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, जो प्रारूप समिति है उसका जो अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर था। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को थोड़े से ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। संविधान पारित घोषित किया गया, अर्थात इस प्रश्न को थोड़े से आपको समझाऊं ना, तो संविधान पारित होने की घोषणा कब किया गया आपको ये बताने हैं। ऑप्शन अ को देखिए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ब को देखिए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन स को देखिए 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन द 26 जनवरी 1950 को। तो कब पारित की घोषणा हुई ये बताइए आप।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को और अच्छे से समझा दूं। संविधान पारित होने की घोषणा किया गया था, ना कि लागू होने की। ठीक है, संविधान सिर्फ बन करके तैयार कब हुआ था? तो संविधान बन करके तैयार जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ना कि ये ऑप्शन द कि 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान जो लागू हुआ था उसका डेट है ये 26 जनवरी 1950 को। उसके अलावा सा को देखिएगा ना, तो देखिएगा सा को तो 15 अगस्त 1947 को तो भारत तो आज़ाद हुआ था, उसका डेट है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसको भी आंसर खुद से देते हुए चलिएगा। आप क्या कीजिएगा कि आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और खुद से कम ट्रिक लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर जितना भी आप लोग ट्राई करोगे, जितना आपका माइंड वर्क करेगा, उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता है, अर्थात जो संविधान सभा है उसकी कार्यप्रणाली की क्या विशेषता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आ सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन ब समझौते और समन्वय की भावना, ऑप्शन स सहिष्णुता की भावना, या ऑप्शन द तुष्टीकरण की भावना। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा समझौते और समन्वय की भावना। तो देखिए संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली की जो इस विशेषताएं जो है ना, वो थी कि समझौता और समन्वय की भावना, एक दूसरे से समझौता और समन्वय की भावना रखना ही जो संविधान सभा की विशेषता थी। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17, संविधान सभा के किस मुद्दे पर सबसे अधिक कठिनाई प्रस्तुत की, अर्थात संविधान सभा में कौन सी ऐसी मुद्दा था जिसमें सबसे अधिक कठिनाई हुई, अर्थात कठिनाई प्रस्तुत हुई, आपको ये बताना है। ऑप्शन आ को देखिए राष्ट्रीय संपर्क भाषा, ऑप्शन ब संघ व्यवस्था, ऑप्शन स उपराष्ट्रपति के पद, या ऑप्शन द वयस्क मताधिकार। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा राष्ट्रीय संपर्क भाषा। कैसे? तो देखिए जो संविधान सभा था उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी, अर्थात सबसे बड़ा मुद्दा जो था उसमें जो कठिनाई हुई थी वो राष्ट्रीय संपर्क भाषा को थी। आज भी आप लोग देखिएगा ना तो उत्तर भारत के लोग हिंदी को अपना राष्ट्रीय संपर्क भाषा मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग अलग अलग भाषा को अपना मानते हैं। ठीक है, आज भी उसमें थोड़ी बहुत आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। कई जगह जाओगे तो आपको हिंदी बोलने वाले बोली भाषी वाला लोग ही नहीं मिलेंगे। आपको कई जगह जाओगे वो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन दूसरे लैंग्वेज में मिल जाएंगे आपको, तो अलग अलग है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर देते हुए चलिएगा। संविधान की आत्मा है, अर्थात संविधान की क्या आत्मा है आपको ये बताना है। ऑप्शन अ को देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन ब को देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन स को देखिए प्रस्तावना, या ऑप्शन द को देखिए वयस्क मताधिकार। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर स प्रस्तावना हो जाएगा। कैसे? तो संविधान की जो आत्मा मानी गई है ना वो प्रस्तावना को मानी गई है, क्योंकि प्रस्तावना में वो सारी पूरे देश की जो एकता, अखंडता और संप्रभुता है वो सारी प्रस्तावना में ही निहित है। तो इसलिए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसका आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है, अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी आधारशिला क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन अ को देखिए क्रिप्स योजना, ऑप्शन ब को देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, या ऑप्शन स को देखिए माउंटबेटन योजना, या ऑप्शन द कैबिनेट मिशन योजना। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा उद्देश्य प्रस्तावना। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना की जो आधारशिला है ना वो प्रस्तावना को माना गया है, अर्थात उद्देश्य जो प्रस्ताव दिया गया है ना उसको माना गया है, उसका आधारशिला, उसका मेन जो पिलर है, बिंब है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़ते हैं और आंसर देते हुए चलिएगा आप लोग भी। 22वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, अर्थात 22वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन ब को देखिए समाजवादी लोकतांत्रिक, ऑप्शन स को देखिए लोकतंत्रात्मक समाजवादी, या ऑप्शन द धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो देखिए जो 22वें संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें हमारे जो भारत देश के संविधान है उसके प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। जहाँ पंथ निरपेक्ष अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था ना उसको हटा करके पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसको लाया गया और समाजवादी को भी जोड़ा गया। तो इसलिए जो प्रश्न क्रमांक 20 है उसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 को भी पढ़िए और इसका आंसर भी आप लोग खुद से दीजिएगा। वह कौन सा संघात्मक शासन वाला देश है जहां केंद्रीय सरकार जनता पर सीधे कर नहीं लगा सकती। ऑप्शन आ भारत, ऑप्शन ब स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सा अमेरिका, या ऑप्शन द जापान। क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो देखिए स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां संघात्मक शासन वाला देश है और वहां केंद्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर जनता पर ना किसी भी प्रकार के कर या टैक्स नहीं लगाती है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका भी आंसर देते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत और स्विट्जरलैंड के संघवाद का समान लक्षण है, अर्थात एक समान लक्षण है उसको बताना है भारत और स्विट्जरलैंड का। आ देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन ब उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व, ऑप्शन स सभी संवैधानिक संशोधन में इकाइयों का अधिकार, या ऑप्शन द केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन। तो प्रश्न क्रमांक जो 23 का उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन। तो सबसे पहले थोड़े से आपको समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। जो हमारा भारत देश है ना, वो एक ऐसा देश है जो विभिन्न देशों के जो अच्छे गुण है संविधान के, उसको हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो अलग अलग देशों से कुछ कुछ उनके गुण, उसकी अच्छाइयाँ, उनकी विशेषताएँ ना, उनको अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। तो इसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड है ना, तो वहाँ से क्या है, केंद्र और इकाइयों के बीच जो शक्ति का जो विभाजन है ना, जैसे कुछ शक्ति जो है वो राज्य सरकार को दिया है, कुछ शक्ति जो है केंद्र अपने पास रखा हुआ है। तो ये जो विभाजन है ना, उस विशेषताओं को जो है हमारा जो संविधान है वो लिया गया है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक जो 23 है उसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ ना उसको छोड़ दीजिएगा, ये जो टिक मारा हुआ ना 32 जो दिया है उसको आपको करेक्ट आंसर लेना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32, शासन तंत्र को गति देने वाला यंत्र है, अर्थात जो शासन तंत्र है उसको कौन गति देता है आपको ये बताना है। अ देखिए संसद, ब देखिए कैबिनेट, स देखिए राजमुकुट, या द देखिए सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बा कैबिनेट हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक समझिए। जो शासन तंत्र को जो गति देता है ना वो कैबिनेट होता है, अर्थात कैबिनेट में जो अनेक मंत्रियां होता है ना वो देता है। कैसे, तो थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी कैबिनेट के लोग होते हैं जो भारत की अहम फैसले लेते हैं, ठीक है, उसके अच्छाइयों के लिए, अर्थात उनके आगे बढ़ने के लिए अलग अलग योजनाएं जो बनाती है ना, तो वो कैबिनेट मुख्यतः फैसला वो लेती है, ठीक है। तो शासन तंत्र को गति देने के लिए ना कैबिनेट ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त यंत्र हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 32 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 जो दिया है उसको थोड़े से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग प्रश्न क्रमांक पे मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़े से सीक्वेंस वाइज हम लोग जमाया था, लेकिन वो थोड़े से फेरबदल हो गया, ठीक है। ये जो प्रश्न 35 दिया है उसको ही आपको करेक्ट लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली से संबंधित आधारभूत सिद्धांत नहीं है, अर्थात जो मंत्रिमंडल की जो कार्यप्रणाली है उससे संबंधित आधारभूत सिद्धांत क्या नहीं है आपको ये बताना है। आ को देखिए प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, ब राजनैतिक समरूपता, स सम्राट या राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, द को देखिए विधायिका और कार्यपालिका का मेल। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, सम्राट या राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है, नहीं है बोला गया, अर्थात मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली से संबंधित आधारभूत सिद्धांत नहीं है। कार्यप्रणाली से आधारभूत सिद्धांत जो है ना, तो देखिएगा तो जो सम्राट या राष्ट्रपति, हमारे भारत देश का जो वास्तविक जो राष्ट्रपति है, किसी भी प्रकार से उसको पावर नहीं दिया गया है, ठीक है, अर्थात उसको शासन संचालन करने के लिए किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया। ये नाम मात्र का जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको रखा गया है। तो ये जो पॉइंट है ना वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नहीं है बोला गया है ना आधारभूत सिद्धांत, तो आधारभूत जो सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर सा नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में मंत्रिमंडलात्मक शासन नहीं है, अर्थात किस देश में मंत्रिमंडलात्मक शासन नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन आ भारत, ऑप्शन ब इंग्लैंड, ऑप्शन सा स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन द जापान। किस में नहीं है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कैसे, तो देखिए जो स्विट्जरलैंड जो देश है ना उसमें मंत्रिमंडलात्मक शासन नहीं है, अर्थात जो हमारे मंत्रिमंडल होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये जो सदन होते हैं ना वो इस प्रकार से नहीं है। और जो अलग अलग जो हमारे में पद है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अलग अलग, तो इस प्रकार से यहाँ नहीं है, इसमें अलग शासन व्यवस्था चलता है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 36 का उपयुक्त जो आंसर है वो सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को पढ़िए और उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है, अर्थात आपको ये बताना है कि मंत्रिमंडल का क्या कार्य नहीं है। ऑप्शन आ को देखिए नीति निर्धारण करना, ब को देखिए नियुक्तियां, स को देखिए अध्यादेश जारी करना, या द को देखिए बजट बनाना। क्या नहीं है आपको ये बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। अर्थात मंत्रिमंडल का जो कार्य नहीं है बोला गया ना, तो अध्यादेश जारी करना मंत्रिमंडल का कार्य नहीं है। बाकी ये नीति निर्देशक बोलोगे तो ये भी कार्य है, नियुक्तियां करना भी है, बजट बनाना भी मंत्रिमंडल का कार्य है। अध्यादेश जारी करना मंत्रिमंडल का कार्य नहीं होता है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये अध्यादेश जारी कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत में केवल दो ही लोग अध्यादेश जारी करते हैं, एक भारत के राष्ट्रपति और दूसरा भारत के राज्यपाल जो होते हैं वो। तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए भारतीय संविधान में 123 अनुच्छेद में यह उनको शक्ति दिया गया है कि वो किसी विशेष स्थिति में ही अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 जो अनुच्छेद है उसका पावर का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो राज्यपाल है वो 213 का उपयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इन दोनों को ही ये पावर दिया गया है। चलिए, आपका जो 2 प्रश्न आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या तो आप लोग सर्च कर लीजिए या कोई बुक वगैरह होगा तो बुक से ढूंढ लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 27 अब कैसे हो गया, अभी तो 37 था प्रश्न क्रमांक, उसको छोड़िए। प्रश्न क्रमांक 27 और प्रश्न क्रमांक जो 28 है वो 2 प्रश्न जो है ना उसको मैं याद रखूंगा और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि आपको भी जब तक कि आप सेल्फ से कुछ खुद से सर्च नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं खुद ढूंढ करके, तो आपको अच्छे से जो याद रहने की क्षमता है वो विकसित नहीं होगा। तो इसलिए आपको खुद से सर्च मारना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देते हुए चलना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, अर्थात जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था बताना है। ऑप्शन नंबर आ को देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ब जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सा BN राव, या ऑप्शन द सच्चिदानंद सिन्हा। क्या इसका आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, लास्ट ये 28वां क्वेश्चन है, इसको भी बताना है, जहां तक कि हो सकते हैं आपको याद भी होगा। प्रश्न क्रमांक 28 को देखिए, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, आपको ये बताना है। आ को देखिए 61वां संशोधन, ब को देखिए 68वां संशोधन, और सा को देखिए 42वां संशोधन, द को देखिए 52वां संशोधन। क्या इसका आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। 27 और 28वां 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको होमवर्क के रूप में मिला गया है, और अगर आप लोग होमवर्क को अच्छे से करोगे तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, कि वाकई में आप लोग अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। और क्योंकि देखिए, ये जो होमवर्क देने का मेरा जो मतलब रहता है, इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोग ढूंढोगे, सर्च मारोगे, तो अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत किया है इस वजह से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर अवश्य दोगे, ठीक। चलिए, तो फिर इसी प्रकार की कंटिन्यू हम लोग क्लास करते ही रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार के जब भी हम आपकी क्लास को लेकर के आए वो कंटिन्यू आपको मिलते ही रहे। क्योंकि देखिए, जब तक कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक कि आपको कंटिन्यू क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यू आपको ऐसे ही बने रहोगे, और बाकी हम लोग जितने भी क्लास है वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए।